दुबई में आज भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। 7:30 बजे से खेला जाएगा T20 मैच। भारत की जीत के लिए करनाल में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। अंबाला के बाजारों में फिर बड़ी रौनक। महिलाएं खरीदारी करती हुई आई नजर। महंगाई की वजह से सरकार को कोसते रहे दुकानदार। सोनीपत में पुलिस की एसटीएफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी धर्मेंद्र को किया गया गिरफ्तार। लूट, हत्या और रंगदारी जैसे आरोपों में पकड़ा गया। यमुनानगर में दिव्यांग बच्चों ने बनाए दिए। फैंसी मोमबत्तियों ने लोगों का जीता दिल। डीसी ने दी की तारीफ। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण अभियान ने इतिहास रच दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोटि कोटि प्रणाम से संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ वैक्सीन के बाद देश नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया। कोरोना योद्धाओं ने कड़ी मेहनत की। स्वास्थ्य कर्मियों ने अथक परिश्रम से मिसाल पेश की। पीएम मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पीएम ने एकता का संदेश देने वाली गतिविधियों से जुड़ने की अपील भी की और कहा कि सरदार पटेल का जीवन प्रेरणा देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानते ही हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश इलाहाबाद उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जो सरकार के कामों को जनता के बीच रख रहे हैं और जीत के बाद इलाहाबाद की तस्वीर को बदलने का वादा भी कर रहे हैं। बता दें कि मनोहर सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में
सिर्फ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। और खास बात तो यहाँ पर यह है कि इससे पहले यहाँ से जीतने वाले विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, बावजूद इसके उन्होंने कभी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। प्रदेश में अब से पहले सत्ता में आई सरकारों पर विकास के नाम पर क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगता आ रहा है। राहुल पाल आ रहा है, राहुल पाल है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में पूर्व छात्र मिलन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की आधारशिला भी रखी। ये केंद्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विद्याओं के ज्ञान संसाधन का प्रमुख केंद्र होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में स्थापित महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जेसी बोस के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण साल 2017 के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुरुकुल पद्धति को अपनाना होगा। भारतीय शिक्षण पद्धति में गुरुकुल आत्मनिर्भर रहे हैं। गुरुकुल अपने संसाधन गुरु दक्षिणा के माध्यम से जुटाते थे। इसी तरह विश्वविद्यालयों को वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पूर्व छात्रों की भूमिका को सक्रिय बनाना होगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता को आगे बढ़े, उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से उनको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ईमानदारी से लगातार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में भाई भतीजावाद भी खत्म हुआ है। मेरिट के आधार पर लोगों की नौकरियां लग रही है। जेपी दलाल ने आगे कहा कि खेलों में भी हरियाणा ने खूब नाम कमाया है। वहीं सीएम के बदले जाने की अफवाह पर भी जेपी दलाल ने कहा कि उन्हें आखिरकार क्यों बदला जाएगा। प्रदेश सही दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल में बदलाव और नए मंत्री बनाए जाने पर भी जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पर है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में तो भाई भतीजावाद होता है। साल में एक आध बार ऐसा वक्त आता ही है जब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। इस वक्त जो है बेमौसमी बारिश की वजह से हमारा जो सब्जियों का प्रोडक्शन कुछ दिन के लिए रुक गया और किसान के जब प्रोडक्शन हो जाता है तो 50 पैसे 60 पैसे रुपए किलो भी उसको बिकता है। तो किसान को भी कभी कभी तो पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये स्थिति बहुत जल्दी सुधर जाएगी क्योंकि अब मौसम साफ हो चुका है, प्रोडक्शन एकदम से आएगा। चंडीगढ़ में नीरज शर्मा की चोटी काटने के लिए आतुर दिखाई दे रहे लोगों की मुराद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्राह्मण की चोटी है। गर्दन कटेगी पर चोटी नहीं। दरअसल एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि मैं ना तो एनआईटी की जनता की सेवा से थका हूं और ना अभी रुका हूं। शर्मा ने आज यहां अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर अपनी रिपोर्ट कार्ड दी। हालांकि अपनी रिपोर्ट कार्ड मीडिया में जारी करते हुए विधायक ने स्पष्ट किया कि ना तो उनसे किसी ने यह ब्यौरा मांगा है और ना ही वे इसे देने के लिए मजबूर है, पर जनप्रतिनिधि होने के नाते ये उनका नैतिक दायित्व है कि वे अपने वोटर्स को ये बताएं कि आखिर पिछले 2 सालों में नीरज शर्मा ने क्या किया है। आपको बता दें कि पिछले साल भी उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। अपने लोगों पे और उनको
टीम पंडित जी के लोगों को इतना भरोसा, मेरा दायित्व बनता है आप सबके प्रति कि मैं 2 साल में आप लोगों के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए, जिस उद्देश्य से आपने चुना, मैं क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं। और खास तौर से मैं उन साथियों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जो बार बार चोटी के पीछे पड़ते हैं, चोटी काटने की बात करते हैं, उनको हमेशा जिंदगी में ये बात याद रहनी चाहिए, ये ब्राह्मण की चोटी है, गर्दन कटेगी, चोटी नहीं कटेगी। क्योंकि नीरज शर्मा को अपने साथियों पे, अपने लोगों पे और उनको टीम पंडित जी के लोगों को इतना भरोसा है कि नीरज शर्मा कोई ऐसा गलत काम नहीं करने वाला कि जिससे उसके चाल चरित्र, चेहरे पे कोई उंगली भी उठा सके। साथियों, सबसे पहली बात, मैं विधानसभा में चुन के गया। इससे पहले आप सबको पता था, मैंने चुनाव में कहा था कि चंडीगढ़ में मैं मेरी विधानसभा की नाक नहीं कटवाऊंगा। आप किसी से कहेंगे कि NIT 86 में रहता हूं तो कोई ये नहीं कहेगा कि साहब आपका विधायक तो ऐसा है। आज मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे बात त्याग की हो, चाहे बात सत्यता की हो, चाहे बात ईमानदारी की हो, चाहे बात मान सम्मान की हो, चाहे गरीब की लड़ाई की हो, चाहे मजदूर की लड़ाई की हो या पूंजीवादियों के खिलाफ की लड़ाई की हो, हरियाणा में आप बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा विधायक अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और आपने सहयोग किया, सारी लड़ाइयां आपने देखी हैं मेरे साथ में। सर्वप्रथम बनते के संग सबसे पहला जो मैंने कार्य किया, आप सबने देखा होगा, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लेके कहा था कि मैंने तो डिमांड रखी थी कि हर स्कूल तक रास्ता हो, कि बच्चे स्वच्छ कपड़े पहन के जाएं, स्वच्छ पहन के आएं। परंतु सरकार ने इसको सिर्फ सरकारी स्कूल तक सीमित कर दिया। सब जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाया है, पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा में लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आपके भाई बेटे की उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मेरा नाम लेके कहा कि ये चीज मेरे को नीरज शर्मा जी ने बताई। तत्पश्चात सॉर्बिटेट की गोली, बहुत छोटी गोली आती है, हृदयघात हो जाता है, उस समय सबसे महत्वपूर्ण गोली वो होती है। उसके लिए मैंने आवाज उठाई, हरियाणा में कानून बना। हालांकि कोरोना की वजह से जो नोटिफिकेशंस हैं, जहां जहां वो गोली रखी जानी चाहिए, चाहे मेडिकल किट हो, चाहे ATM हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे मंडी हो, उसकी पूरी लिस्ट बनाई है सरकार ने। उसके लिए मैंने आवाज उठाई कि हर जगह सॉर्बिटेट की गोली मिले, जिससे कि किसी के यहाँ भी हृदयघात हो, हार्ट अटैक पड़े, आदमी इमरजेंसी में वो गोली जीभ के नीचे रखे और कम से कम उतना समय मिल जाए कि एक जीवन भी हम बचा पाएं, तो बहुत बड़ी। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को पलवल में 5,60,13,000 रुपए की लागत से 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य का नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, निगरानी समिति के चेयरमैन मुकेश सिंगला, बीजेपी नेता वीरपाल दीक्षित आदि मौजूद रहे। वहीं राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इन सड़कों का निर्माण कार्य 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से इलाके के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तय कर दिया है कि बरसात के कारण जो सड़कें जर्जर हो चुकी है, उनके एस्टीमेट बनाकर भेज दें। सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत करने की मंजूरी प्रदान की जाएगी। पलवल विधानसभा की, जहाँ से हमारे दीपक मंगला जी विधायक हैं, उस हल्के की 5 सड़कों पर, इनकी कुल लंबाई 9.23 किलोमीटर है, लगभग 9.25 किलोमीटर, जो PWD की सड़कें हैं और जिनको चौड़ा करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए लगभग 5,60,00,000 रुपए उन पर खर्च होना है।
खुल जाओ। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के सपने को दिव्यांग बच्चे साकार कर रहे हैं। अपनी मेहनत और लगन से डेकोरेटिव दिए तैयार किए और फैंसी मोमबत्तियां भी बनाई गई है। उत्थान संस्था की निर्देशिका अंजू वाजपेयी ने कहा कि ये बच्चे समाज से बिल्कुल अलग है। ये भी अपने पैरों पर खड़े हो और किसी पर बोझ न बने, इसके लिए इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों ने दिवाली के त्योहार के लिए इतनी सुंदर मोमबत्ती और दिए बनाए हैं। ये बच्चे पूरे साल इन सब चीजों की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद दिवाली के दिनों में बाजार में स्टॉल लगाते हैं और उसे बेचते भी हैं। जब कोई इनके द्वारा बनाई गई चीजों की तारीफ करता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अंजू वाजपेयी ने आगे बताया कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, लेकिन वो इशारों से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जी, हम लोगों का अल्टीमेट पर्पस ये है कि बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं वो अपने पैरों पे खड़े हों, किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। तो ऐसे में लगातार उनका ट्रेनिंग चलता है किसी ना किसी चीज में। तो कैंडल मेकिंग हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है। हालांकि सेल सिर्फ हम दिवाली के टाइम भी करते हैं, क्योंकि पूरा साल वो ट्रेनिंग लेते हैं और उसमें जो भी वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये बनाना है, ऐसे बनाना है, और फिर इस वक्त हम सिर्फ उसको फिनिशिंग टच देते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं कि इससे जो भी फंड जनरेट होगा उससे फिर उन बच्चों की वेलफेयर के लिए फंड। अंबाला बाजार में फिर रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है। करवा चौथ के दिन ज्यादातर महिलाएं बाजार की रौनक बढ़ाती हुई नजर आई, लेकिन महंगाई के चलते पहले जैसी बात नहीं रही। और तो और कहीं ना कहीं दुकानदार और खरीदार महंगाई की वजह से मौजूदा सरकार को कोसते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि घर की जरूरत की वस्तुएं के दाम बड़े होने के कारण पहले जैसी बात नहीं रही। फिर भी करवा चौथ के दिन महिलाओं के चेहरे पर खुशी बनी हुई है। जैसे करवा चौथ पे होता है ना, पिछले सीजन बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मतलब कि जो चीज़ 500 रुपये में भी 1100 रुपये में मेहंदी लगवा रहे थे, अब वो 200 रुपये में भी नहीं लगवा रहे। ये भी है फैक्टर। और साथ में बहुत ज़्यादा ही महंगाई की मार पड़ रही है। मतलब कि जो चीज़ 50 की अब सीधा 100 में 150 में चलती है। सोनीपत में महंगाई का असर त्योहारों पर भी दिखने लगा है। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं और युवतियां बाजार तो पहुंच रही है, लेकिन महंगाई के चलते सिर्फ उन्हीं सामानों को खरीद रही है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ती महंगाई का असर दुकानदारों को भी झेलना पड़ रहा है। बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिला का कहना है कि सामान महंगे हो गए हैं, लेकिन त्योहार है तो खरीदारी करना भी जरूरी है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते बढ़ोतरी व्यापार में नहीं बदल सकी। मेहंदी लगाने वाले कारीगर ने बताया कि बाजार में भीड़ ज्यादा है, लेकिन मेहंदी लगाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। बहुत बेटर है और कस्टमर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है इस बार कोरोना को लेके। और उन्होंने आज सेट की डिमांड होगी, लिपस्टिक, नेल पेंट सब कुछ अच्छे से बहुत मार्केट में भीड़ है, अच्छा रिस्पांस आया। पहले से बहुत चूड़ियाँ बहुत दिख रही हैं। फायदा है कि पहले से जैसे लॉकडाउन लगने के बाद ये है कि ग्राहक एकदम पागल सा हो गया है, आराम से अपना शॉपिंग वगैरह कर रहा है और पहले से बहुत बढ़िया शॉपिंग हो रही है। बहुत मतलब भीड़ रह रही है, अच्छा रह रही है मार्केट में। और क्या नाम कहते हैं, बहुत बढ़िया है इसका अब की बार मॉल बिल्कुल रास्ते। सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा नहीं देने पर पैर तोड़ने का आरोपी नेहंग सरदार को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी नेहंग नवीन को 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद आरोपी नवीन ने मीडिया को बयान दिया। नवीन ने कहा कि पूरे मामले में उसका कोई भी दोष नहीं है। बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में नेहंग नवीन अपनी सेवा कर रहा था। आरोप ये है कि नवीन ने मुर्गा सप्लाई करने वाले मनोज नाम के एक शख्स पर मुर्गा नहीं देने पर हमला कर दिया। वहीं निहंग झट्टेबंदियों ने उस पर आरएसएस और सरकार का आदमी होने का आरोप भी लगाया था।
कोर्ट से बाहर आने के बाद नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसने मुर्गे के लिए मारपीट नहीं की और ना ही उसने किसी से पैसे लिए। उस पर लगे सभी आरोप गलत है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नवीन के वकील योगेश ने बताया कि योगेश को कोर्ट में पेश किया गया, वही नवीन के पक्ष को भी अदालत के सामने रखा गया। उसके बाद आरोपी नवीन को 30,000 के मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, जिसको लेकर चारों तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं करनाल में क्रिकेट सीखने आए बच्चों ने भारत की जीत के लिए अपने गुरु के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और भारत की जीत के लिए बच्चों ने भगवान से प्रार्थना भी की। बता दें कि बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भारत के लिए चीयर अप किया और प्रसाद भी बांटा गया। अच्छे तरीके से देखूंगा। मैं देखूंगा कि भारत और पाकिस्तान का आज, और मैं चाहता हूँ कि भारत जीते और पाकिस्तान भारत जीत करके आए और अच्छा स्कोर करे और टॉस विनर हो भारत। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, जो कि हमने आज हमारी एकेडमी ओपीएस क्रिकेट एकेडमी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हिंदुस्तान की पूरी दुआएं हिंदुस्तान टीम के साथ हैं और आज हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान विजयी रहे। मुझे विराट कोहली और केएल राहुल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा आईपीएल में उनके बल्ले से बहुत ज़्यादा रन निकले हैं और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है इंडिया टीम की। बेहतरीन और इससे कमाल और रोमांचक मैच कोई और हो नहीं सकता है, इतिहास के अंदर भी है। तो यही कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया जिस तरीके से अभी तक खेलता आया है, हमको पूरी उम्मीद है कि भाई कल वाला मैच वो पाकिस्तान के साथ जो खेलेगी अपना बेस्ट देके और जीत हासिल करेगी। कि आज इंडिया हमारा जैसे भी खेलेगा पॉजिटिव इंटेंट से खेलेगा और जिस हिसाब से दुबई का विकेट है एक हाई स्कोरिंग थ्रिल रहेगा वहाँ पे। पाकिस्तान की जैसे हमें पता बॉलिंग अच्छी है, लेकिन उसी के हिसाब से हमारी इंडिया की बैटिंग भी बहुत अच्छी है। हम केएल राहुल विराट कोहली की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास सूर्य कुमार यादव भी है जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं आईपीएल के दौरान, तो हमें उनसे भी काफी उम्मीदें रहेंगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिनों की बारिश की आशंका जताई है, जिसको देखते हुए किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मौसमी बारिश से पहले ही किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है और किसान की धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों के पानी को खुद ही निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी कोई भी सहायता नहीं की जा रही है। वे पानी निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं। किसानों का ये मानना है कि पानी समय पर नहीं निकाला तो धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और आगे गेहूं की फसल की भी बिजाई नहीं हो पाएगी। और 25-30 हजार रुपए ठेका जिसकी जमीन ले रखी है उसको देना पड़ेगा। अब धान में कुछ बचेगा नहीं, आगे गेहूं की बिजाई नहीं हो सकती। ऐसा काम हो रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार कर चुके हैं हम, और इस रोड के साथ साथ एक नाले की खुदाई की जाए तो ड्रेन में पानी निकल सकता है। जहाँ जब यही कम है भाई, पंप नहीं है महकमे के पास और अब हम पंप कहाँ से देवें, उनका ये जवाब है, कोई संतुष्ट जवाब नहीं है जी। और एक पंप हमने पहले जो रखा था वो जड़ लिया, दूसरा फिर ले रहे हैं मंगन है। पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम जनता का जीना मुहाल कर रखा है। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जनता सरकार से नाराज भी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि डीजल की दरें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार सहित 1 दर्जन राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई है। तो आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि
सब्जियों के दाम भी महंगे होते जा रहे हैं। जनता में सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि न सिर्फ हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों की भी बात करें तो कई राज्यों में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर चुका है। तो जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर जनता सरकार से नाराज भी है। तेल कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसों का इजाफा हुआ है। फतेहाबाद के टोहाना अनाज मंडी से धान चोरी की लाइव वीडियो सामने आई है, जहां करीब आधा दर्जन से ज्यादा लड़के और धान चोरी महिलाएं कर रही है। बता दें कि लहरिया गांव के किसान धान लेकर मंडी आया था, वही किसान को चकमा देकर धान चोरी किया गया और ये पूरी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो धान चोरी का लाइव वीडियो सामने आया है। करीब आधा दर्जन इस वीडियो में लड़के दिखाई दे रहे हैं और धान चोरी महिलाएं कर रही है। बता दें कि लहरिया गांव के किसान धान लेकर मंडी आया था, वही किसान को चकमा देकर धान पर हाथ साफ किया गया। ये पूरी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से किसान को चकमा देकर धान को उठा लिया गया। तो वही ये पूरा वीडियो अब तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। तो धान चोरी का वीडियो सामने आया है, महिलाएं ही धान चोरी कर रही है, किसान को चकमा दे दिया गया। इसके बाद ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो फतेहाबाद की ये तस्वीरें, जहां पर टोहाना अनाज मंडी से धान चोरी की लाइव वीडियो सामने आई है, जहां करीब आधा दर्जन से ज्यादा लड़के हैं और धान चोरी महिलाएं कर रही है। बता दें कि लहरिया गांव के किसान धान लेकर मंडी आया था, वही किसान को चकमा देकर धान चोरी किया गया। ये पूरी घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।